बच्चों a very warm welcome to today's session जो हम करने वाले हैं resources and development and we are going to cover all the topics resources, its classification, development कैसे करते हैं resource की, उसकी planning कैसी होती है, land as a resource क्या होता है and different types of soil. All of these things is what we are going to finish up in today's session. With me, Ankana, your master teacher for social sciences at Vedanta, hoping all my dear students are doing absolutely fine and amazing. तो बच्चों चलो शुरू करते हैं आज का सेशन फटाफट on resources and development with this amazing quotation which says, if you correct your mind, the rest of your life will fall into place. दिमाग को सही जगह पे रखना है, बाकी जो सारी चीजें वो अपने आप जो है जगह पे आ जाएंगी. तो बहुत ही अमेजिंग सी बात है ये कि यार दिमाग फोकस रखेंगे, बाकी तो सब कुछ सही है यार. तो आज हम क्या करने वाले बच्चों, आज हम करने वाले पूरा का पूरा चैप्टर. ठीक है, क्यों और कैसे ये मैं आपको समझा दूं. हमने इसके पहले ही 2 सेशंस कर लिए हैं इस चैप्टर पे बेस्ड विच इज ब्रिज कोर्स एंड विच इज द चैप्टर आउटलाइन, जहां पे हमने कई सारे टॉपिक्स पहले सेशंस में कवर अप किए और जो पहले क्लासेस में हमने कवर अप की थी ये सारी चीजें हमने इन सेशंस के थ्रू कर ली हैं डिस्कस, जिस पे आज मैं वापस दोबारा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी. For example, we have already discussed what do we mean by resources and development. We have already discussed about different types of soil resources, soil as a resource. हमने land resource की बात की हुई है, हमने थोड़ी सी रिसोर्स प्लानिंग की बात की हुई है, हमने रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया हुआ है. ये सारी चीजें जो हमने ऑलरेडी कर ली हैं, तो बाकी बची हुई चीजें आज हम करने वाले हैं डिटेल में. तो शुरू करते हैं आज का सेशन. लेट मी टेल यू कि किन चीजों पे हम थोड़ा टच अपॉन करेंगे. इट्स बेसिकली द रिसोर्सेज एंड इट्स क्लासिफिकेशंस. हाउ डू वी डेवलप रिसोर्स, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, हाउ डज इट हैपन इन इंडिया, लैंड रिसोर्स की तरह कैसे काम करता है ये हमने डिटेल में ऑलरेडी बात करा है, आपको याद होगा. Of course, how is land utilized in India? What are different types of land utilizations, different types of lands based on the pattern in India? Soil erosion क्या होता है, soil resource किस तरह से है, and soil भी detail में we have discussed in the bridge course, right? And then of course, how can we conserve soil and land? तो बढ़ते हैं हम सबसे पहले टॉपिक के साथ विच इज रिसोर्स. बच्चों मैंने आपको 3 चीजें सिंपल तरीके में समझाई थी कि रिसोर्स का प्राइमरी काम होता है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ रिसोर्स इज टू बेसिकली fulfill द नीड्स ऑफ ह्यूमन. जो भी चीज इंसानों के काम नहीं आएगी वो रिसोर्स की तरह क्लासिफाई नहीं हो सकती है. और इसमें 3 फैक्टर हो जाता है. एक होता है कि हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि इस रिसोर्स को हम एक्सेस कर सके, कि हम इस रिसोर्स तक पहुंच पा रहे. दूसरा इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए और तीसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. अगर कल्चरल एक्सेप्टेंस नहीं है किसी भी रिसोर्स का, वो रिसोर्स डाई आउट कर जाएगा. पीपल विल नॉट यूज इट बिकॉज इट्स नॉट सूटेबल फॉर देयर कल्चर, फॉर देयर बिलीफ सिस्टम, वॉट एवर इट इज. ये सब कुछ मैंने डिटेल में आपको पिछले आउटलाइन वाले सेशन में समझाया ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. सो गाइस, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट सेशन प्लीज डू गो एंड वॉच इट. व्हाट डू वी मीन बाय डेवलपमेंट. बच्चा डेवलपमेंट सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ, डेवलपमेंट का मतलब होता है इवॉल्व करना, इवोल्यूशन. तो जब भी आप आगे बढ़ते हो, ग्रो करते हो, आप करते हो डेवलप, कोई भी चीज करती है डेवलप. ठीक है, अब रिसोर्सेज कैसे डेवलप होता है. रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चों, रिसोर्सेज बेसिकली हमें मिलती हैं नेचर से, राइट. रिसोर्सेज आर गिफ्ट ऑफ नेचर. तो ये किसके पास अवेलेबल है, नेचर के पास अवेलेबल है. तो नेचर से क्या हम नेचर के थ्रू डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, नहीं. हमें अगर रिसोर्स यूज करना है तो हमें उसे नेचर से पहले अपने पास लाना पड़ेगा. एंड देन यूजिंग द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव, वी इंटरैक्ट विद द नेचर एंड ट्रांसफॉर्म द रिसोर्स. सो मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज व्हाट हैपेंस, रिसोर्सेज हैव टू बी ट्रांसफॉर्म्ड. तो किसी भी रिसोर्स को उसके रॉ फॉर्म से हमें ट्रांसफॉर्म करना होता है एक दूसरे फॉर्म में यूजिंग द करंट टेक्नोलॉजी दैट वी हैव, यूजिंग सम मनी, सम कैपिटल. इसलिए इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए. दूसरी बात, इस प्रोसेस में इतने पैसे नहीं फूक देने हमें कि हम जब उसको वापस यूज करें तो हमारे लिए बेसिकली लॉस वाला मामला हो जाए, जो मैंने आपको पिछले सेशन में समझा दिया. व्हाई एम आई कॉन्टिन्यूअसली सेइंग दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस इन द लास्ट सेशन, बिकॉज द पर्पस ऑफ दैट वाज टू सेट अ बेस फॉर यू. बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेट द बेस, आई एक्सपेक्ट दैट यू गाइस हैव ऑलरेडी वॉच्ड द
चैप्टर आउटलाइन सेशन। आपने नहीं देखा है तो आपको ये सेशन समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, सो बेटर पॉज दिस वीडियो राइट हियर, गो वॉच दैट एंड देन कम बैक एंड वॉच दिस, ओके। तो दिस इज व्हाट आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई kept on, I keep on reiterating the fact that बच्चों जो आप पहले वो वाला सेशन देख लो, which is chapter outline of resources and development, ठीक है। अब जो है हमें ये समझ आ गया कि रिसोर्स नेचर का गिफ्ट होती है, उसके साथ हम डेवलप कर सकते हैं रिसोर्स को यूज करके। रिसोर्स को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टेक्नोलॉजी, हमें चाहिए पैसे, एंड ऑफ कोर्स द रिसोर्स डेवलप्स फर्दर, हेल्प्स अस डेवलप ओनली व्हेन इट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन अराउंड कल्चरली, ठीक है। तो अब जब हम आगे इस चीज में चेंज कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो चेंज करती हैं, ठीक है। बट बच्चा ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एक्चुअली अ टाइप ऑफ रिसोर्स। हम देखो तो वी आर बायोटिक रिसोर्सेज, हम वी आर लिविंग रिसोर्सेज, राइट। और हम जब अपने ऊपर किए हुए इन्वेस्टमेंट्स को, चीजों को यूज करते हैं तो हम एक रिसोर्स की तरह एक्ट करते हैं, बट वी बेसिकली आर अ फंक्शन ऑफ दिस। हम एज ह्यूमंस आर अ फंक्शन ऑफ दिस, मतलब फिजिकल एनवायरमेंट जो है, यानी कि नेचर जो है हमारा, जो हमारा एनवायरमेंट है, उसके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। सो वी इंटरैक्ट विद द फिजिकल एनवायरमेंट, विद द नेचर, यूजिंग द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव, एंड देन वी टेक इट टू द इंस्टीट्यूशंस, टू द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस दैट वी हैव फॉर द डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ यूजिंग दीज रिसोर्सेज। अब इन तीनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, कौन सा वो फंक्शन है जो तीनों के साथ वर्क कर रहा है, दैट इज द ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स बिकम एज अ रिसोर्स, और वो इन तीनों फैक्टर को आपस में कनेक्ट करते हैं। ह्यूमन बीइंग ही जो है वो नेचर के साथ टेक्नोलॉजी को यूज करके इंटरैक्ट करता है, वहां से जो है रिसोर्स को लेकर आता है और अपने इंस्टीट्यूशंस में उसको ट्रांसफॉर्म करता है, या इंस्टीट्यूशंस के थ्रू डेवलपमेंट में उन चीजों को यूज करता है। तो ह्यूमन बीइंग्स और इन सारी चीजों के बीच में है एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। कोई भी एक फैक्टर हम हटा देंगे, चाहे वो नेचर हो, टेक्नोलॉजी हो, या इंस्टीट्यूशंस हो, या ह्यूमन बीइंग्स हो, ये पूरा प्रोसेस बैठ जाएगा, इट विल नॉट फंक्शन। So that's what we need to understand. Now the next question comes, what are the different types of resources? ठीक है, अलग अलग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं। एक तो हमने समझ लिया कि नेचुरल होता है, दूसरा क्या होता है बच्चे, दूसरा होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इन दिस चैप्टर वी आर बेसिकली गोइंग टू फोकस ऑन द नेचुरल रिसोर्स, उसके बारे में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज बच्चे यही, ये ऑर्गन्स, ये स्ट्रक्चर्स, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्सेज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह की होती हैं, एक आपकी होती है रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल यानी कि अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया है। और दूसरी होती है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल उसमें कॉन्टिन्यूस, जो लगातार फ्लो करती जाए, कभी भी रुकती नहीं है, आती जाती है आती जाती है। और दूसरी होती है बायोलॉजिकल, जो लाइफ, जिसके अंदर लाइफ होती है, जो आती है फिर जाती है, आती है फिर जाती है, जो लूप में चलती रहती है, लाइफ साइकिल के साथ चलती रहती है, ठीक है। देन वी हैव द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनमें कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली उसको दोबारा यूज किया जा सकता है। अगर उसको आप सही से ट्रीट कर रहे हो तो वो खत्म नहीं होगा, द सेम मटेरियल कैन बी रीयूज्ड। एंड देन अगेन वी हैव द नॉन रिसाइकलेबल। तो रिसाइकलेबल में मेटल्स हो गए, मेटल्स को आप दोबारा मेल्ट करके दूसरे फॉर्म में यूज कर सकते हो, किसी और तरह से यूज कर सकते हो। बट नॉन रिसाइकलेबल फॉसिल फ्यूल्स वगैरह इस तरह की जो हो गई आपके रिसोर्सेज, ये हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो अब हम बात करते हैं नेचुरल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की। तो बच्चा सबसे पहले आता है बायोटिक एंड एबायोटिक। बायो मीन्स लाइफ, so the resources which are basically associated with life will fall under biotic resources, ठीक है, जो कि हमें बायोस्फीयर से मिलती है, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइफस्टॉक एक्सेट्रा। एबायोटिक विच इज नॉन लिविंग, जो आपको नॉन लिविंग चीजों से बनी होती हैं, जैसे कि आपके रॉक्स हो गए या मेटल्स हो गए। ये ओरिजिन के बेसिस पे, एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि लॉन्जिविटी कितनी है, कितने दिन तक लास्ट करेगी, कितनी लॉन्ग लास्टिंग होती है। उसके अंदर होता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जिसके बारे में हमने अभी टैबुलर फॉर्म में भी देखा था। बच्चों रिन्यूएबल बेसिकली वो रिसोर्सेज है जिनको हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा नए की तरह यूज कर सकते हैं, बेसिकली रीयूज कर सकते हैं, दोबारा ला सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस की थ्रू, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो, चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो, इवेपोरेट करके दोबारा ले आए, कंडेंस करके दोबारा ले आए, कुछ केमिकल रिएक्शन के थ्रू ले आए, बर्न करके, या कंडेंस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू, लेकिन या फिर मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। मैकेनिकल प्रोसेस में जैसे मेटल्स वगैरह भी रिन्यूएबल में थोड़ा फॉल कर जाता है। बट देयर आर आल्सो फ्यू रिसोर्सेज जिनको आप कुछ भी करके वापस नहीं ला सकते, वो खुद से ही फॉर्म होते हैं एंड दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू बी फॉर्म्ड, बहुत वक्त लगता है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स को। तो ये अगर एक बार खत्म
हो गई, एग्जॉस्ट हो गई, तो इट विल टेक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देम टू बी फॉर्म्ड अगेन। तो इसीलिए हम इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में कंसिडर करते हैं, क्योंकि इनको दोबारा लाना हो जाता है डिफिकल्ट। खत्म तो खत्म। फिर आती है ओनरशिप पे, यानी कि किसको बिलोंग करती है रिसोर्सेस। ये समझना सबसे आसान है। एक होती है इंडिविजुअल, यानी कि मैं, आपको बिलोंग करने वाले रिसोर्सेज, आपका बेड है, आपकी जमीन है, आपका घर है, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गए। कुछ रिसोर्सेज होते हैं यहाँ पे, जैसे आपका लैंड हो जाएगा एग्जाम्पल, हाउस हो जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है। फिर कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपका पार्क, जैसे कि आपका बस स्टॉप, जैसे कि बस स्टॉप एटसेट्रा, जैसे कि कुछ फील्ड हो गया, कोई इकोनॉमिकल पार्क, कोई इकोलॉजिकल पार्क हो गया। ये सारी चीजें पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करती है, कि इन सारे लोगों को बिलोंग करेगी। ये वाला पार्क जो है ये शहर के लोगों को बिलोंग करेगा, ये वाला पॉन्ड जो है ये इस एरिया के लोगों को बिलोंग करेगा, इस रिवर पे इतने सारे लोगों के का हक है पानी पे। तो ये कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। फिर आता है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्सेज में बच्चे वो रिसोर्सेज हम काउंट करते हैं जो नेशन को बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप सी बाउंड्री अगर ले लो, ठीक है, जब भी वाटर बाउंड्री हम कंसिडर करते हैं तो आप फाइंड आउट करो, आपके बुक में मेंशन है 22 कितना नॉटिकल माइल्स, राइट। एक सर्टेन डिस्टेंस तक हमें पता है कि वो एरिया नेशन के अंडर फॉल करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इंडिया का मैं बॉटम ले लूं, ठीक है, ये हमारा सॉर्दर्न पार्ट है, तो यहाँ पे वी हैव द अरेबियन सी, यहाँ पे वी हैव द बे ऑफ बंगाल एंड यहाँ पे वी हैव द इंडियन ओशन। तो ये पूरा यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर तक एक सर्टेन डिस्टेंस तक, लेट्स से दिस डिस्टेंस विल फॉल अंडर इंडिया ओनली, इंडिया को ही बिलोंग करेगा। इसके बियॉन्ड ये चली जाते हैं इंटरनेशनल वाटर्स में, यानी कि अब ये पूरे मतलब किसी भी पर्टिकुलर नेशन को बिलोंग नहीं करता, ये पूरे ग्लोबली वर्ल्ड को बिलोंग करता है, जिसको मॉनिटर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो अगर आपको अलग से उसके ऊपर कुछ उन वाटर बॉडीज में उन सारे प्रॉपर्टीज पे कुछ करना है तो यू वुड नीड परमिशन फ्रॉम दीज ऑर्गेनाइजेशंस। बच्चा इंडियन ओशन पे हमारा इतना बड़ा वो है, बाउंड्री है, वी कवर अप सो मच एरिया ऑफ इंडियन ओशन कि यहाँ से मैग्नीज को माइन करने का परमिशन हमें दिया हुआ है बियॉन्ड आवर नॉर्मल नेशनल बाउंड्रीज। तो दैट इज वन एक्सेप्शन दैट हैज बीन मेड फॉर अस। तो ये देखिए मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी है, राइट। 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22.2 किलोमीटर, तो यहां तक आपका नेशनल बाउंड्री होता है। ये तो आपके वो हो गए जो कि कम्युनिटी एक्सेस करते हैं, ये इंडिविजुअल ओनर्स होते हैं, ये यहाँ पे कंट्री के ओनर होती है, ठीक है। कंट्री लैंड में तो हमें पता है जो लैंड बाउंड्री डिफाइंड होती है, वाटर में थोड़ा चेंज हो जाता है, वाटर में एक सर्टेन एक्सटेंट तक जाता है, और उसके अंदर जो भी आता है, चाहे वो फॉरेस्ट हो जाए, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो जाए, ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर नेशन को, उस पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करती है। उसके बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो कुछ भी है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फॉल करता है, ठीक है। EEZ, एक्सक्लूसिव economic zone, which is not under any individual, any country, and has to be utilized with the concurrence of international institutions. तो ये जो institutions बने हैं जिन्होंने हमें मैग्नीज की स्पेशल परमिशन दी है, उनसे पूछना होगा। फिर आता है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि कितनी ज्यादा प्रोग्रेस या ग्रोथ हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज। इसके बेसिस पे 4 डिविजन होता है, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। ये मैंने आपको पिछले सेशन में बोला था कि यहां पे बच्चे होते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज। तो बच्चे हम सबसे पहले समझेंगे पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल यानी कि जिसके अंदर आप समझ लो काबिलियत दिखती है आपको, जिसके अंदर हमें पोटेंशियल दिखता है। तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में होते हैं, बट हमने उनको अब तक पूरा यूज नहीं किया, यानी कि इनके अंदर पोटेंशियल तो है, इनके अंदर खूबियां हैं, ठीक है, बट दे हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, नॉट यूटिलाइज्ड येट। अभी तक इनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया होता। जैसे कि गुजरात में, राजस्थान में हमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी बहुत मिलती है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास वो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी भी है, और कल्चरल जो है आपका एक्सेप्टेंस भी है। डिस्पाइट ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द फैक्टर्स, अगर हमने इन सारे रिसोर्सेज को अप टू द मार्क, जितना ये हमारे लिए प्रेजेंट है उस लेवल तक अगर हमने नहीं किया है यूज, तो ये पोटेंशियल बन जाता है। यानी कि मतलब क्या है, मतलब ऐसा समझो कि आपके क्लास का वो बच्चा जो है तो बहुत स्मार्ट, ठीक है, पर वो पीछे जाकर के बैठता है,
बैक बेंचर, जिसको टीचर कहते हैं ना कि अगर इसने अपना पूरा दिमाग यूज किया तो ये बच्चा टॉप करेगा या करेगी, पर ये बच्चे करते नहीं है। तो ये बच्चे, ये रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज इन बच्चों के दिमाग की तरह है, जो कि है तो बहुत, इनको पता भी है, ये जब चाहे इसको यूज कर भी सकते हैं, पर कर नहीं रहे, बस कर नहीं रहे। तो ये पोटेंशियल कैंडिडेट्स है। वैसे ये पोटेंशियल रिसोर्सेज जो एग्जिस्ट करते हैं, सारे इनके जो कैटेगरीज है, इनको रिसोर्स की तरह क्वालिफाई करने के लिए ये सारे पूरे हो गए, बस यूज नहीं हो रहा, इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो बच्चे जो हमारे क्लास के टॉपर्स हैं, जो ऑलरेडी अपने दिमाग को यूज करें, अपने सारे रिसोर्सेज को फुल एग्जॉस्ट करके अपने डेवलपमेंट में लगा दिया। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज बच्चे वो हो गए जिनका सर्वे हो गया है, क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में हमें पता है, अच्छी बुराई के बारे में पता है, सब कुछ हमने डिटरमाइन कर लिया है, और उसको विद द गिवन टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग इट अप टू द मैक्सिमम पॉसिबल। फिर आता है स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है? अब स्टॉक आप ऐसा समझ लो कि वो बच्चा है जो बहुत शांत रहता है। अब उसके अंदर हमने कभी कभार उसके आंसर राइटिंग में देखा कि यार क्या कमाल के आंसर्स हैं, बट उससे कैसे बट उसने एग्जाम में आंसर्स नहीं लिखे, कभी कभार होमवर्क में लिख दिया या क्लास वर्क में लिख दिया। अब हम सोच रहे हैं कि व्हाट डू वी डू, व्हाट इज द मेथड टू मेक दिस चाइल्ड ओपन अप एंड एक्सप्रेस इन एग्जामिनेशंस, एक्सप्रेस इन द क्लास। तो ये हमारा स्टॉक हो गया, ठीक है। यानी कि वो मटेरियल्स जो हमें एनवायरमेंट ने दी हुई है, हमें पता है कि हमारे लिए बहुत कामकाजी है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि हमारे बहुत काम आएगी, लेकिन हमारे पास स्किल नहीं है। वी डू नॉट हैव द स्किल, वी डू नॉट हैव द नो हाउ, कैसे करें पता नहीं है, वी आर नॉट एबल टू यूज दिस, ठीक है। तो इन सारों को हम डाल देते हैं स्टॉक में। जैसे कि वाटर हमारे पास बहुत है, वाटर हमें पता है किस चीज से बनी होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। दोनों ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है बहुत काम की चीज है हमारे लिए, लेकिन डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ऑफ वाटर, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल फीजिबिलिटी नहीं है अब तक कि हम ये फाइंड आउट कर पाए कि वाटर से हम हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग निकाल करके कैसे यूज कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास स्किल नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारे पास उस रिसोर्स तक पहुंचने का जरिया मिसिंग है, हमें पता है रिसोर्स एग्जिस्ट करती है, हमें उसके यूजेस पता है, हमें उसका पर्पस पता है, बट हमें बस ये नहीं पता है कि कैसे यूज करें, उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करें, वो टेक्नोलॉजी मिसिंग है। यानी कि सामने रिसोर्स रखा है, यहाँ आप खड़े हो, पर आप वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, बीच में पानी है, आपको पता नहीं है वो पानी कैसे क्रॉस करे, वो स्टॉक हो जाता है, वो अपने आप ही रिजर्व हो जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप स्टॉक में स्टोर हो गया। स्टॉक में क्या होता है, मम्मी स्टॉक में रखती है ना, अभी जैसे लॉकडाउन हो गया तो मम्मी स्टॉक में राशन का सामान रख देती है कि जब जरूरत पड़ेगी उसको निकालेंगे, बट वो पहले वैसे निकलता नहीं है, तो वो स्टॉक में स्टोर्ड है हमारे, कि जब हमें जरूरत पड़ेगी हम निकालेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं उसको निकालने का जरिया ढूंढ रहे हैं, बट जब तक नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस ताले की चाबी हम खोलकर उस सामान को निकालकर इस्तेमाल कर सके, तो हम उस चाबी को ढूंढ रहे हैं। वैसे ही एक दूसरा भाई आता है रिजर्व्स। अब बहुत सारे बच्चे स्टॉक और रिजर्व में हो जाते हैं कंफ्यूज। मैं आपको रिजर्व की एक सिंपल सी बात बता देती हूं, यहां हमारे पास कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है बच्चे, यहां पे एक सिंपल सी बात है, वी हैव एन ऑब्स्टिकल, ओके, वी हैव एन ऑब्स्टिकल, हमारे पास रुकावट है। रुकावट क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी मिसिंग है, हमें स्टेप्स नहीं पता है कि क्या करना है ताकि हम इसे यूज कर सके, बट यहां हमें पता है, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ दैट हम उसे कर रहे हैं स्टोर, हम उसे कर रहे हैं सेव। तो जिसको आप इस तरह से बचा के रखते हो वो क्या होता है, रिजर्व, ताकि आपको आगे काम आए। इट्स लाइक दैट पेट्रोल और दैट डीजल इन योर कार और इन योर स्कूटी और योर बाइक, मोटर व्हीकल बेसिकली, जो आपको एक और बेसिक लेवल के नीचे, जब आप रिजर्व में गाड़ी जाती है तो क्या होता है, इमरजेंसी के लिए आप स्टोर करते हो। तो ये हम अपने इमरजेंसी के लिए, हम अपने फ्यूचर के लिए बचा रहे, क्योंकि हमें पता है कि हम इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेज को कि हमें सेव करने की जरूरत है, तो आगे चल के हमें काम आए। ये मम्मियां जैसे करती है ना, मम्मी बोलती है कि ये हम आगे यूज करेंगे, इसको रखो, अभी बचा के रखो, ये वैसी चीज है। जैसे कि हमारे पास पानी बहुत है, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं प्रोड्यूस, हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, हम कर रहे हैं, इनफैक्ट ऐसा नहीं कि हमने किया नहीं है, बट हम उसको बचा बचा के कर रहे हैं ताकि हम उसको आगे चल करके फुल फ्लेजेड इस्तेमाल कर सके, अभी पूरा का पूरा खत्म ना कर दे, ठीक है। आप समझो, चारों मैं वापस बोल रही हूँ, पोटेंशियल हमारे पास सब कुछ है, हम उसको अप टू द मार्क यूज नहीं करें, इसलिए नहीं करें क्योंकि हमको उसको बचाना है, बस वी हैव नॉट स्टार्टेड यूटिलाइजिंग इट इनफ, क्योंकि हमें शायद उसका यूज उतना ज्यादा पता नहीं है कि कहाँ का यूज कर सकते हैं, वी आर एक्सप्लोरिंग ऑन इट।
फिर आप आता है डेवलप जो कर रहे हैं यूज, डेवलप हो चुका है, सबको पता है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है और वो चालू भी है, फुल फ्लेजेड यूज हो रहा है। फिर आता है स्टॉक हमें पता है कि क्या उसका पर्पस है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या यूज हो सकता है, पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है वहां तक पहुंचने का, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास नो हाउ, हमारे पास नॉलेज, रास्ता नहीं है उस तक पहुंचने का। और फिर आता है रिजर्व्स, जो कि बेसिकली हमारे स्टॉक ही है, स्टॉक का सबसेट है, लेकिन हम इसको बचा कर रख रहे हैं क्योंकि हम इस तक पहुंच सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बट वी आर जस्ट सेविंग इट फॉर आवर फ्यूचर। ऐसा समझ लो कि मैम अपने बच्चे के लिए बचा रही है, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की। तो बच्चा सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि रिसोर्सेज के साथ प्रॉब्लम क्या है। रिसोर्सेज के साथ प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमंस को रिसोर्सेज मिल गई हैं एज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है। तो जब भी कोई चीज फ्री की मिलती है लोग क्या करते हैं, यूज नहीं भी करना होता है ना तो भर भर के उठा लेते हैं। आप देखोगे बहुत बार आंटियां क्या करती हैं, पार्टी में गई या फिर होटल में गई तो वो जो हमें माउथ फ्रेशनर मिलता है वो शायद वो कभी यूज नहीं करेंगी, वो उनके पर्स में रखा बाद में फेंक देंगी वो, लेकिन जब वो फ्री में मिल रहा होता है ना वो उठा करके रख लेती हैं। बहुत लोगों की आदत होती है टिश्यूज उठा के रख लिया, कुछ भी फ्री में मिला ना हम ले लेते हैं ज्यादा। ह्यूमन टेंडेंसी ब्रो, ह्यूमन टेंडेंसी, आदत होती है एक्सप्लॉइट करने की। जब दोस्त खाना खिलाते हैं ना आप ज्यादा खाओगे, चाहे आप फास्ट पे चलो चाहे आपका पेट खराब हो, आप ज्यादा खाओगे, फ्री में मिल रहा है ना। तो यही हमने किया है, नेचर ने हमें फ्री में दे दिया ये सारे रिसोर्सेज, हमने कर दिया उसको डिप्लीट। कैसे? ओवर यूज करके, हमने अपने लालच में उसको कर दिया है ओवर यूज, और इस वजह से जो है अब वो होने लग गया है खत्म, अब वो डिप्लीट होने लग गया है, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम ये हुई है कि जब ये यूज हो भी रहा था, ये ओवर यूजेस चल रहे थे, तो सब लोग नहीं कर रहे थे ओवर यूज। अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कुछ लोग ही थे जो पावरफुल थे, जिनके पास ज्यादा पैसे थे या जिनके पास एक्सेसिबिलिटी थी, उन लोगों ने इन रिसोर्सेज को करना यूज कर दिया ज्यादा शुरू। अब इसकी वजह से जो डिवीजन था, जो एक पतली बाउंड्री थी रिच और पुअर की, वो और ज्यादा एक्सपैंड हो गई। ये जो दूरी थी रिच और पुअर के बीच में ये और ज्यादा बढ़ गई। कुछ लोगों के हाथ में ये सारे रिसोर्सेज आ गए, उसको यूज करके इन्होंने कर ली पूरी डेवलपमेंट, और कुछ लोग गरीब के गरीब रह गए, वो और ज्यादा गरीब हो गए। ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई ग्लोबली। ये सब तो फिर भी कहीं ना कहीं लोकल इश्यूज थे, हर जगह ये प्रॉब्लम नहीं हुई, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई ग्लोबल लेवल पे। हमने जब इतनी ज्यादा यूजेस की, इतनी एक्सप्लॉयटेशन की रिसोर्सेज की, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस कौन झेलेगा? कॉन्सिक्वेंसेस भी तो हम ही झेलेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस स्टार्टेड हार्मिंग द एनवायरमेंट। तो पहले कोई भी ये नहीं सोच रहा था, एवरीवन वाज बीइंग वेरी सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश। सारी कंट्रीज जो है वो बहुत ही सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड बनती जानी थी, दे वर जस्ट फोकसिंग ऑन देयर डेवलपमेंट, पर एनवायरमेंट के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। तो इतने ओवर एक्सप्लॉयटेशन के बाद लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, सब कुछ जो है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑल द नेचुरल रिसोर्स, ये सारे जो है ये डीग्रेड होने लग गए। समझ रहे हो? ये प्रॉब्लम आने लग गई। तो ये मेजर इश्यूज थे रिलेटेड टू द रिसोर्सेज, ठीक है। अब इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आपके जो मेजर इश्यूज हैं, डाउट्स के, नोट्स के, ये कहां सॉल्व होंगे? ये सॉल्व होंगे वेदांतो प्रो के साथ, जहां आपको मिलेगा 100% नॉलेज एंड 100% मार्क्स। कैसे? बच्चे यहाँ पे सारे सेशंस होते हैं बिल्कुल लाइव, ऑल द सेशंस आर एब्सोल्युटली लाइव एंड यू कैन अटेंड एज मेनी सेशंस एज यू वांट, एज मेनी सेशंस, यानी कि कोई लिमिटेशन नहीं है कि बच्चे आप सिर्फ YZ नंबर के सेशंस अटेंड कर सकते हो, नहीं भैया, आप अनलिमिटेड सेशंस अटेंड कर सकते हो। आपके पास जितना वक्त है आप जितना समय लगा सकते हो लगाओ और सेशंस अटेंड करो, आपको रोकने वाला कोई नहीं। साथ ही साथ अभी कितने बच्चे दुखे होंगे कि मैम आप मेंटी कैसे लोगे, आप तो लाइव भी नहीं आए हो। बहुत सही बात है, पर आपको यहाँ पे इन सारी चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्विजेस होते हैं बिल्कुल लाइव सेशन में, हर सेशन में होंगी क्विजेस, और ये बहुत फन एंड हाई लेवल क्विजेस होते हैं, विच ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। अब बात यह है कि क्विजेस से एक्सपोजर कैसे मिलेगा? बच्चे सबसे पहले तो आप एनालाइज कर पाते हो अपने लर्निंग को इमीडिएटली। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो आपको समझ आता है कि आपको वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं समझ आया, तो कई बार क्विजेस के थ्रू हम समझ जाते हैं। बट मोर देन दैट यू गेट टू कम्पीट विद द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। जी हाँ,
कई सारे बच्चे हैं, कुछ इंडिया से हैं, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई दुबई से है, कोई जेडा से, कोई यहाँ से, कोई वहां से। हर एक बच्चा अपने अपने जगह से कर रहा है आपके साथ पार्टिसिपेट एंड कम्पीट। तो आपकी लर्निंग इन लोगों के साथ हो रही है, आपकी कॉम्पिटिशन इन लोगों के साथ हो रही है। तो इमेजिन करो कितना ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है आपको। ऑफ कोर्स अगर सेशंस इतने सारे लाइव मिल रहे हैं आपको अनलिमिटेड, तो इन अनलिमिटेड सेशंस के साथ प्रॉब्लम भी होगी कि आप हमेशा अनलिमिटेड सेशंस अटेंड नहीं कर पाओगे, तो कुछ सेशंस मिस हो जाएंगे। मिस हुए सेशंस का क्या करेंगे हम? उसको हम देखेंगे रीप्लेस में। बच्चे ये रीप्लेस ना बहुत ही इंटरैक्टिव होते हैं। कैसे? लाइव क्विजेस की वजह से। एग्जैक्टली ये रीप्लेस अब बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होंगी जो कि हमेशा हुआ करती थी, क्योंकि बच्चों इन क्विजेस के साथ आपको मिलते हैं लाइव क्विजेस, यानी कि इन सेशंस के साथ, यानी कि जैसे कि आप बिल्कुल एक लाइव सेशन में मेंटी में या क्विज में पार्टिसिपेट करते हो, यू कैन पार्टिसिपेट इवन इन द रीप्लेस एंड यू गेट टू अपीयर ऑन द लीडर बोर्ड इफ यू हैव दैट अमाउंट ऑफ पॉइंट्स। अगर आपने उतने पॉइंट्स कर लिया अचीव, तो लीडर बोर्ड पे जो आया होगा बच्चा आपके लाइव सेशन में, आप उसको भी रिप्लेस करके ऊपर आ सकते हो लीडर बोर्ड पे with these live quizzes. How amazing is that? Replays are so amazing now, right? इतने इंटरैक्टिव, इतने सुपर फन होने वाले। साथ ही साथ बच्चे पहले कंटेंट के लिए ना हम क्या करते थे, कंटेंट हमें लगता था हैंड रिटन, मतलब मास्टर टीचर्स कुछ लिख रहे हैं वो मिस ना हो जाए, टीचर कुछ लिख रहे हैं वो मिस ना हो जाए, तो हम जल्दी जल्दी नोट्स बनाने में ना ध्यान नहीं दे पाते थे सेशन में और मिस कर देते थे कंटेंट। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप रिप्ले देख करके जो भी आपने कंटेंट एक्सप्लेनेशन मिस किया होगा वो दोबारा सुन सकते हो। एट द सेम टाइम अब आपको साथ ही साथ रनिंग नोट्स का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मास्टर टीचर्स लिखते हैं उन नोट्स के साथ पूरे का पूरा नोट आप डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स अपने डिवाइस पे, आपके फोन पे, आपके लैपटॉप पे, आपके पीसी पे, आपके टैब पे, आईपैड पे, वेर एवर यू वॉन्ट, विद द हैंड रिटन नोट्स ऑफ द मास्टर टीचर्स यू विल हैव द एक्सेस टू दीज नोट्स एंड देन यू ऑल्सो गेट टू हैव इट ऑन योर ओन डिवाइसेस। साथ ही बच्चे क्लास में होती है डाउट सॉल्विंग। अभी आपको लग रहा होगा मैम यहाँ तो डाउट सॉल्व होता नहीं है, वहां कैसे करोगे? बच्चा यहाँ पे अकेले मास्टर टीचर्स इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टू रिजॉल्व द डाउट्स एंड क्वेरीज, बट यहाँ पे अलॉन्ग विद द मास्टर टीचर्स देयर आर क्लास टीचर्स हु आर डेडिकेटेडली वर्किंग देयर टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। तो बच्चों इस तरह से आपके डाउट्स होते हैं सॉल्व। हर कुछ दिन पे आपके पास टेस्ट आता है ताकि आप अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सको, अपने ट्रैक कर सको कि आप कहाँ से कहाँ पहुंचे, और असाइनमेंट शेयर होती हैं हर एक चैप्टर के साथ। तो जैसे ही आप इस असाइनमेंट को करोगे आपको समझ आ जाएगा कि आपको वो चैप्टर समझ आया या नहीं। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर हम करेंगे माइक्रो सेशंस अटेंड। दीज आर चैप्टर स्पेसिफिक सेशंस, ये आपके चैप्टर स्पेसिफिक सेशंस होते हैं। आप जितने चाहो उतने सेशंस अटेंड कर सकते हो, एक एक चैप्टर का जितने बार चाहो सेशन अटेंड कर सकते हो जब तक आपको समझ ना आ जाए, एंड दिस इज अनलिमिटेड। साथ ही साथ चाहे कोई भी ओलंपियाड हो, चाहे आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस की लास्ट महीने की, लास्ट 2 महीने की एकदम सुपर फन सुपर फास्ट तैयारी करनी हो, बच्चे इन सारी चीजों के लिए होती है क्रैश कोर्सेज जो आपको मिलेंगी बिल्कुल फ्री विद द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, मेकिंग लेस अ लॉट मोर। All you need to do is go in the description box, वीडियो के बिल्कुल नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखाई देगा, उसमें जाओ, वहां पे आपको दिखेगा लिंक, उस लिंक पे करना है आपको क्लिक। अगर वो नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पिन भी पाओगे लिंक, वहां पे जाकर बच्चे ये बस कोड लगा दो, इससे आपको मिलता है एक्स्ट्रा 10% ऑफ, यानी कि जितना भी डिस्काउंट चल रहा है उस पे एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। एक चीज मैं यहाँ पे फटाफट बता देना चाहती हूँ, आपको बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार हम क्यों लें, हम पूरे साल के पैसे कैसे लगा दें, हमें अच्छा नहीं लगा तो। बहुत वैलिड बात है यार, तो आप लो ना, आप 1 मंथ का ट्रायल पैक लो। ये 1 महीने का एक ट्रायल पैक आपके पास आता है जिसको आपको एक बार लेने का ऑप्शन दिया जाता है। यू गो अहेड, यू ट्राई विद दिस, यू गो अहेड एंड ट्राई दिस ट्रायल पैक ऑफ 1 मंथ। नहीं पसंद आया, जो कि मुझे हाईली डाउटफुल लगता है, तो मत जाना, डोंट प्रोसीड अहेड, हम लोग यहाँ तो हैं। बट इफ यू लाइक इट, आई वुड लव टू हैव यू गाइज इन द लाइव सेशंस। नाउ लेट मी टेल यू कि आपके पास प्लान्स क्या क्या हैं, ठीक है? तो बच्चों ये मैं आपको फटाफट यहाँ पे दिखा देती हूँ। मान लो दिस इज द सेशन दैट यू आर वॉचिंग, आप ये सेशन देख रहे हो, ठीक है? आपने सिर्फ करना है इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन, ये देखिए यहाँ पे कमेंट सेक्शन है, आप यहाँ कमेंट में पिन्ड रहता है, यहाँ से भी जा सकते हो। देखो सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो, यहाँ से नहीं तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो मोर करो, यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस। द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे ये देखिए ये कोड अपने आप अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वीडियो में टीचर का कोड लगा होता है, वहां पे आप थैंक्स कर दीजिए। आपको अपने ग्रेड्स वगैरह एडिट करने हैं, कुछ करना है तो कर लो, ठीक है? अदरवाइज जस्ट गेट स्टार्टेड।
उसके बाद बच्चे ये 3 प्लान है आपके पास है लाइट, आपके पास क्लासिक है और आपके पास प्लस है। ये 3 ऑप्शंस आते हैं। अब फर्क क्या है बच्चे, ये जो लाइव इंटरैक्टिव सेशंस है, टेस्ट सीरीज है, असाइनमेंट्स है, डाउट सॉल्विंग है, ये तो हर एक प्लान में होता है। कोई भी प्लान ऐसा नहीं है जहां पे ये नहीं हो रहा होगा। तो फर्क क्या है बच्चे, लाइट में ये बेसिक चीजें मिलती हैं आपको, लेकिन हमें ऐसा लगा कि कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिर्फ इससे काम नहीं चल रहा होगा, उनको सेशंस के बाद भी डाउट आते होंगे, उनको सेशंस के बाद भी असिस्टेंस की जरूरत लगती होगी। तो आपके लिए हम लेकर आए क्लासिक सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपको मिलता है एक डाउट सॉल्विंग मोबाइल ऐप। जी हाँ, यू गेट एन एक्सेस टू दिस डाउट सॉल्विंग मोबाइल ऐप, जिसके थ्रू यू कैन एक्चुअली गेट ऑल योर डाउट्स रिजॉल्व इवन आफ्टर द सेशन। आप सेशन के बाद भी अपने डाउट्स यहाँ पे कर सकते हो रिजॉल्व। अगर लेकिन कुछ बच्चे मेरे जैसे जिनको लगता है मैम ये डिजिटल ऐप से सिर्फ हमारा कुछ नहीं होगा, हमें ज्यादा असिस्टेंस चाहिए, तो बच्चा आपके लिए इस ऐप के साथ साथ है एक पर्सनल मेंटर, एक पर्सनल गाइड का भी ऑप्शन, जो आपको मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। तो ये सारे फीचर्स यहां मिलते हैं, यहां तक डाउट सॉल्विंग ऐप तक के फीचर्स मिलते हैं क्लासिक में, और ये बेसिक फीचर्स आपको लाइट में मिलते हैं। अब थोड़ी सी प्राइस की अगर बात कर ले तो बच्चा लाइट सब्सक्रिप्शन आपका वैसे तो 33,899 रुपीज का रहा था, बट जैसे ही आप मेरा कोड यहाँ पे अप्लाई करोगे इट विल कॉस्ट यू ओनली 27,449 रुपीज। ये देखिए 1 मंथ का ट्रायल पैक आपका 2,340 रुपीज का आता है। ठीक है, आप 1 महीने ट्राई करो, अच्छा लगा तो बस आओ ले लो एडमिशन, और आपको मिलेगा एक्सेस टू द बैचेस, टू ऑल द अदर सेशंस। उसके बारे में बताती हूँ डिटेल में। अब देखो ये बैच, ये वाला आपका क्लासिक सब्सक्रिप्शन जो है, ये वाला सब्सक्रिप्शन आ रहा था हमारा 43,999 रुपीज का, उसको डिस्काउंट करके इतना आ गया, बट अभी मेरा कोड अप्लाइड नहीं है, तो अप्लाई करके देखते हैं। बच्चे द मोमेंट यू अप्लाई द कोड, देखो कितना ऑफ हो गया है, और ज्यादा ऑफ हो गया है। तो 35,000 रुपीज में आपको ये पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, सिर्फ 2,970 रुपीज में 1 मंथ का ट्रायल पैक मिल रहा है। तो गिव अ ट्राई टू दिस इज वेल। और फिर आता है सबसे धमाकेदार प्लान विद द पर्सनल गाइड, जो कि वैसे तो 61,899 रुपीज का है, बट द मोमेंट यू अप्लाई माई कूपन कोड, ये बिल्कुल 10,000 एक्चुअली ऑलमोस्ट 12,000 ऑफ हो जाएगा, एंड यू गेट 50,399 रुपीज में पूरे साल का प्लान। द ट्रायल पैक कम्स फॉर 4,230 रुपीज। दिस इज हाउ अमेजिंग इट इज। बच्चों आप इस पे जाओ, यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया टू द पेमेंट, इट ब्रॉट मी टू दिस पेज। यहाँ पे आप प्लान वगैरह चेकआउट कर सकते हो। ये देखो क्या क्या चीजें, आपको सब कुछ मेंशन रहता है यहाँ पे, ठीक है। और यहां से आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप ईएमआई के थ्रू पे करो, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा पैसा एक बार में दे दो। यू कैन इवन ब्रेक इट डाउन इनटू ईएमआईज, पार्टली पेमेंट, मंथली पेमेंट्स भी किए जा सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे मैं आपको बता दूं कि आपको अगर सेशंस देखने हैं तो कैसा होगा। वंस यू बिकम अ मेंबर यू विल हैव अ डैशबोर्ड लाइक दिस, जहां पे आप यहाँ माई सेशंस में जाओगे, पास्ट में जाओगे, और यहाँ पे आप रिप्लेस देख सकते हो। तो मान लो फेडरलिज्म का रिप्ले देखना है तो आप रिप्ले पे क्लिक करो, आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स पे क्लिक करो। द मोमेंट यू क्लिक ऑन रिप्ले, रिप्ले आ जाएगा, नोट्स पे क्लिक किया होगा तो इस तरह से नोट्स खुल जाएगा। तो आप देखो ऐसे नोट्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं, विच कम्स विद द हैंड रिटन नोट्स ऑफ द मास्टर टीचर्स। ये देखिए मैंने पढ़ाते वक्त जो भी लिखा है वो सब कुछ है, ये आप डाउनलोड करके अपने डिवाइस पे कर सकते हो सेव। यहाँ पे रिप्ले का ऑप्शन है, तो रिप्ले यहाँ से कर लोगे, क्विजेस भी खेल सकते हो। इतने सारे क्विज क्वेश्चंस हुए थे और सारे डाउट्स देखो जीरो कर दिए गए, सारे डाउट्स रिजॉल्व हो गए। यहाँ कंटेंट में बच्चों आपको शेयर टेस्ट के थ्रू सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस पेपर्स भी मिल जाएंगे। दैट इज हाउ अमेजिंग दिस फीचर इज। तो ये वीडियो है, वीडियो में आप जाओगे नीचे, नीचे आपको मिल जाएंगे लिंक्स यहाँ पे और यहाँ पे भी, इसको मिस मत करना। दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, आई एम नॉट किडिंग। इससे अच्छा मौका आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गाइस डू नॉट मिस ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। लेट मी क्विकली चेक कि कैमरा फोकस्ड है। हाँ जी, कैमरा बिल्कुल फोकस्ड है। अब आ जाते हैं हम वापस। अब आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था पहले कि यार आपको एक लेस पैकेट से भी सस्ता मिलता है सब्सक्रिप्शन। अब हम ऐसा नहीं कह रहे, अब हमने ये सारे प्राइसेस काट दिए। क्यों? क्योंकि बच्चा आपके पास अनलिमिटेड सेशंस है यार, माइक्रो कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, ये सब कुछ आपको मिलता है। तो जब आप ज्वाइन करते हो सेशंस, जब आप ज्वाइन करते हो प्रो सब्सक्रिप्शन, तो आपको एक मिलता है लॉन्ग टर्म बैच, यानी कि जैसे क्लासरूम में आपके पास एक लॉन्ग टर्म बैच होता है वैसे कर सकते हो। आप अपने फेवरेट टीचर के बैच में जाकर एडमिशन भी ले सकते हो। उसके साथ साथ जितने माइक्रो सेशंस हैं, जितने क्रैश कोर्सेज हैं, ये सब कुछ आपके लिए हो जाते हैं बिल्कुल एक्सेसिबल। तो अब अनलिमिटेड से जब आप किसी चीज को डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू तो जीरो आएगी ना। बेसिकली आपके लिए तो सब कुछ फ्री है, तो इसलिए हमने कर दिया क्रॉस, ठीक है।
अब आपके बैचेस की बात करूं अगर, तो 9th के बैचेस सीबीएसई के 10th में और 24th मई को शुरू हो रहे हैं, एंड ऑल्सो फॉर 10th में एंड 24th में फॉर सीबीएसई। आईसीएसई के 24th मई को शुरू हो रही है महाराष्ट्र और आईसीएसई दोनों ही 9th स्टैंडर्ड के लिए। 10th का बैच फॉर आईसीएसई बिगिंस ऑन 17th में, एंड फॉर महाराष्ट्र बोर्ड हैज स्टार्टेड ऑन 10th में। जो बच्चे अगले साल के जेई और नीट की अपकमिंग एकेडमिक ईयर की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे आपके भी सेशंस 10th में और 24th मई को रिस्पेक्टिवली दोनों ही बैचेस के शुरू हो गए फॉर जेई एंड नीट, सो डू नॉट मिस ऑन एनरोलिंग योर सेल्फ। अब हम ये बात कर चुके हैं कि रिसोर्सेज के साथ जब डेवलपमेंट हो रही थी तो चैलेंजेस क्या आ रहे थे। तो हमने देखा कि हम कर रहे थे ओवर एक्सप्लॉइट, और कुछ जगह डेवलपमेंट हो रही है, कुछ जगह डेवलपमेंट नहीं हो रही है, कुछ लोग डेवलप हो रहे हैं, कुछ लोग डेवलप नहीं हो रहे। तो इससे एक चीज हमें ये समझ आया कि रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इज वाइडनिंग। ये तो लंबा नहीं चलेगा, ये ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, ऐसे हमारी जिंदगी नहीं चल सकती है। तो हमें ये समझ आया कि हमें डेवलपमेंट करना होगा सस्टेनेबल, यानी कि लंबा और टिकाऊ। इट हैज टू सस्टेन itself, it has to long last, it should be long lasting। अगर डेवलपमेंट सिर्फ टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, अगर लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो वो कैसे डेवलपमेंट है? आज है कल नहीं है, तो इसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। आज हम आजाद है, कल हम बर्बाद हैं, ऐसी कैसी डेवलपमेंट? तो इससे कॉन्सेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, यानी कि उस तरह की डेवलपमेंट जिससे हम अपने एनवायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर इज नॉट गेटिंग सैक्रिफाइस्ड। तो ये आपका होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि वो डेवलपमेंट जो लंबी चलेगी, प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर में भी टिकेगी और हमारा साथ देगी। तो इस तरह के डेवलपमेंट को शुरू करने की बात सबसे पहले लोगों के दिमाग में आई इस वक्त जब उन्होंने किया समिट, अपना यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन रियो डे जेनेरियो विच इज इन ब्राजील इन जून 1992 में। अराउंड 100 नेशंस आए थे, ठीक है, और ये पहला अर्थ समिट था। बच्चे वैसे तो इसके पहले भी लोगों के दिमाग में, रोम में और इधर उधर लोगों के दिमाग में आया था कि सब कुछ सेव करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को बचाना पड़ेगा, पर जब ग्लोबल लेवल पे बात करें कि सारे लोग इकट्ठे कब आए थे, तो वो आए थे 1992 में। ये पहला अर्थ समिट था, ठीक है, और it was convened with the urgent problems of environmental protection and socio-economic development on global level। लोगों ने रियलाइज किया कि एक तो बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी होती जा रही है, यानी कि कुछ नेशंस जो है वो बहुत डेवलप कर रहे हैं, कुछ नेशंस बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है, कुछ डेवलपिंग नेशंस है जैसे कि इंडिया। और साथ ही साथ उन्होंने रियलाइज किया कि इस दौड़ में कि हमें डेवलप करना है, रिसोर्सेज इतने ज्यादा यूज हो रहे हैं कि एनवायरमेंट अब डैमेज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लीट कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि मिल करके हमें एक प्लान बनाना होगा, और इन्होंने जो प्लान बनाया उससे हम कहते हैं एजेंडा 21। दे केम अप विद अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो these guys assembled and signed the declaration on global climatic change and biological diversity। तो उन्होंने कहा कि this is going to be our step forward। हम इसके थ्रू जो है आगे बढ़ेंगे और बचाएंगे हमारी दुनिया को, हमारे समाज को, ठीक है। तो इस कन्वेंशन में उन्होंने बच्चे कुछ साइन किया, एक रेजोल्यूशन लिया जिसे हम कहते हैं एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। अब ये जो प्लान है, ये हर एक कंट्री ने डिसाइड किया कि ये अपने लोकल लेवल पे करेंगे, यानी कि हर एक लोकल लेवल पे, हर एक स्टेट का, हर एक सिटी का अपना एक एजेंडा 21 होगा। व्हाई? बिकॉज हर एक सिटी का, हर एक स्टेट का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है। कई सारी सिटीज हैं जो बहुत ग्रीन है, सब कुछ है, वहां पे आज सच इन एजेंडास की जरूरत नहीं है, बट कुछ जगह ज्यादा पोल्यूशन है, ज्यादा डिग्रेडेशन है, वहां ज्यादा है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका एनवायरमेंट, आपका सिचुएशन, आपका सिनेरियो, आपका कॉन्टेक्स्ट कैसा है, आप अपना एक कॉन्टेक्चुअल सब्जेक्टिव एजेंडा 21 डिजाइन करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ मेरा क्या शेड्यूल काम करेगा वो आपके लिए नहीं करेगा, वो आप अपने हिसाब से डिजाइन करोगे कि आपकी रीडिंग स्पीड कितनी है, आपकी राइटिंग स्पीड कितनी है, आपकी नीड्स क्या है, आपके कोर सब्जेक्ट्स क्या क्या है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, और मैं अपने हिसाब से करूंगी। और दोनों का पर्पस लेकिन सेम होगा कि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज सब्जेक्ट की अच्छी करनी है। तो यही आइडिया था, पीपल वांटेड कि एनवायरमेंट प्रोटेक्टेड रहे और इसके साथ आगे बढ़ना है, और इसलिए इसके लिए उन्होंने सोचा कि लोकल लेवल पे हम लोग जो है अर्थ समिट में उन्होंने एजेंडा 21 बनाने का प्लान किया।
ठीक है। तो हमें पता है कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में रियो डी जेनेरियो में ये डिसाइड हुआ, जो एम करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने का। थ्रू दिस एजेंडा वी आर गोइंग टू कॉम्बैट, वी आर गोइंग टू फाइट, वी आर गोइंग टू स्टैंड अगेंस्ट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज, ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू। यानी कि सारे लोगों ने रियलाइज किया कि यार भले एक देश से दूसरे देश में दुश्मनी हो, अर्थ तो पूरा सबको बिलोंग करता है, द वर्ल्ड, द नेचर बिलोंग्स टू एवरीवन, इसको तो सबको मिलकर प्रोटेक्ट करना होगा। तो विद दैट दे केम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 एंड डिसाइडेड टू आल्सो हैव अ लोकल एजेंडा 21 फॉर एवरी प्लेस। ठीक है, इसी के साथ आती है रिसोर्स प्लानिंग। अब बच्चों रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है और क्यों करनी जरूरी है? सिंपल सा लॉजिक है, रिसोर्स हमें पता है कि नेचर का गिफ्ट है, लेकिन ये नेचर का गिफ्ट जो है ये बहुत ज्यादा करता है वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी कि कहीं पे बारिश ज्यादा है, कहीं पे मिनरल्स ज्यादा है, कहीं पे वाइल्ड लाइफ ज्यादा है, कहीं पे फ्लोरा ज्यादा है, कहीं पे फौना ज्यादा है, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे कोस्ट है, कहीं पे फिशरीज बहुत है, कहीं पे बायोस्फीयर बहुत वेल डेवलप्ड है। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि झारखंड में, छत्तीसगढ़ में मिनरल्स बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है, लेकिन वहीं आपका नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत मिलेगी आपको, राजस्थान में बारिश नहीं मिलेगा तो सोलर और विंड एनर्जी मिलेगा जो कि नॉर्थ ईस्ट में मिसिंग है। तो ऐसे क्या होता है, हमने ये रियलाइज किया कि while one part of the country may be rich in one resource, the other may not be so, or other part of the country may be rich in other resources but not in the others which other parts have। यानी कि अगर पार्ट ए के पास x रिसोर्स है तो हो सकता है पार्ट बी के पास y रिसोर्स हो और x बहुत कम हो, ठीक है। सी के पास हो सकता है कि x हो ही ना बिल्कुल भी, y थोड़ा कम हो और z सबसे ज्यादा हो। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे स्ट्राइक करना होता है बैलेंस फॉर ओवरऑल ग्रोथ। ओवरऑल ग्रोथ मतलब पूरी कंट्री का, पूरे नेशन का ग्रोथ हो, ना कि सिर्फ एक हिस्से का कंट्री के। हमें रिसोर्सेज को स्टडी करना पड़ता है और प्लान करना पड़ता है कि कैसे हम यूज करेंगे ताकि सबके पास अवेलेबिलिटी हो, ताकि जो डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल हो, ताकि जो डेवलपमेंट हो वो ग्रोथ के आइडिया से, टारगेट से पूरे कंट्री के, पूरे वर्ल्ड के अलाइंड हो। इसीलिए हमें करनी होगी रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग के होते हैं 3 स्टेप्स। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो, भाई पहचानना तो जरूरी है कि जो भी प्रेजेंट है वो एक्चुअली रिसोर्स है या नहीं है। और इसके लिए हम 3 कैटेगरी, बेसिकली 4 कैटेगरीज चेक करते हैं। पहला ये कि ह्यूमन नीड सेटिस्फाई होंगी कि नहीं, दूसरा हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं, तीसरा हमारे पास इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी है कि नहीं, और चौथा ये कि कल्चरली एक्सेप्टेबल है या नहीं है। जैसे इंडिया में कोल बहुत ज्यादा मिलता है, इसीलिए हम वुड को या कोल को एज फ्यूल यूज करते हैं इवन फॉर कुकिंग एंड ऑल, क्योंकि यहाँ पे कल्चरली हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। यूएस में आप लोगों को बोलोगे कि चूल्हा जलाओ कोयले से और उस पर खाना बनाओ, वो हंसेंगे हम पे, वो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि उनके कल्चर में वो एक्सेप्टेबल एज सच नहीं है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप आइडेंटिफाई करो कि ये रिसोर्स की तरह क्वालिफाई होता भी है या नहीं। फिर मैप करो, सर्वे से हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर उसको मैप करो, यानी कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ये हमें मिलेगा और किस क्वांटिटी में मिलेगा, और क्वांटिटी के साथ साथ इसकी क्वालिटी कैसी है। हो सकता है कि द टाइप ऑफ गोल्ड कोल दैट वी आर गेटिंग इन झारखंड इज वे बेटर देन द काइंड ऑफ कोल दैट इज प्रोबेबली अवेलेबल इन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो ये समझना कि कहाँ है, कितना है, कैसा है, क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी है, ये बहुत जरूरी होती है। ये होता है सबसे पहला स्टेप। आप समझ लो कि आपके पास क्या क्या है। बच्चे अगर आपको खाना पकाना है, आपको कुकिंग करनी है, तो पहले आपको समझना होगा, ये डिसाइड करो इससे पहले कि आप क्या डिश बना करके यूनिकली प्रेजेंट करोगे। ये समझना जरूरी है कि आपके घर में सामान क्या क्या है। ठीक है, आपने सर्वे कर लिया, सबको मेजर कर लिया, फिर आप मेन्यू डिसाइड करते हो, फिर आप क्या करते हो, स्ट्रक्चर करते हो, देन यू इवॉल्विंग अ प्लान स्ट्रक्चर। फिर आप अपना रेसिपी वगैरह फिगर आउट करते हो, ये देख करके कि आपको आता है कि नहीं, आपसे हो पाएगा कि नहीं, आपके पास यूटेंसिल्स है कि नहीं, आपके पास बाकी सामान है कि नहीं, मसाले हैं कि नहीं। तो उसके बाद आप अपना स्ट्रक्चरिंग करते हो प्लान का कि ऐसे ऐसे हमें यूज करना है, और फिर आप मैच करते हो। आपने जब सब कुछ रेडी कर लिया तो आप देखते हो क्या मैंने मीठा बनाया, घर में कोई डायबिटिक तो नहीं है, मैं तीखा खाना बना रही हूं तो तीखा खाने वाले लोग हैं या नहीं है, अगर नहीं होंगे तो क्या फायदा ऐसे खाने का। तो ये तीसरी फैक्टर हो जाती है मैच करना कि सबकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स अलाइंड है या नहीं है। सो एवरीवन हैज टू बी ऑन द सेम पेज। यानी कि हो सकता है कि मैंने कोयले को यूज करके झारखंड में या छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में कर ली बहुत डेवलपमेंट, बट मैंने जितना एयर पोल्यूशन कॉज कर दिया वो बाकी के देशों में या हमारे बाकी देश के बाकी स्टेट्स में बहुत प्रॉब्लम कॉज करी है। तो ये हम नहीं कर सकते, वी हैव टू बी अलाइन। ये होती है रिसोर्स प्लानिंग, और ऐसे हम करते हैं इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग।
अब बात करते हैं कॉन्जर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की, क्यों और कैसे। गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, इन स्मॉल इज ब्यूटिफुल, विच बेसिकली मीन्स कि हमारी जरूरतों को पूरी करने के लिए बहुत है हमारे पास। प्यास लगी है, पीने के लिए पानी है, खाना चाहिए तो उतनी उपज हो रही है, लेकिन हमारे लालच के लिए, हमारे ग्रीड के लिए कभी भी इनफ नहीं होगा। बिकॉज एज ह्यूमंस हम लोग सिर्फ काम जितना चला ले ऐसा नहीं होता है, हमें और चाहिए होता है। वी वांट मोर एंड मोर एंड मोर, एंड दिस डिजायर ऑफ मोर कैन नेवर बी फुलफिल्ड। ये खत्म नहीं की जा सकती अगर लोग अपने आप में सेटिस्फाई ना हो तो। और इसी चीज को हमें बढ़ावा नहीं देना है, इसी चीज पे हमें करना है कंट्रोल। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ग्रीड की कोई सोल्यूशन नहीं है, नीड की है। आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, आपका लालच कभी भी पूरा नहीं होगा। तो इसी बात से लोगों ने ये अंडरस्टैंड किया कि भाई ग्लोबल लेवल पे हमारा गोल जो है वो सेम है। The goal is same, the goal is same, the future is same. So everyone has to strive towards a common future. ठीक है, सब लोग एक ही तरफ काम करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लैंड रिसोर्सेज पे। बच्चे, मैंने आपको लास्ट सेशन में या ब्रिज कोर्स में ऑलरेडी समझा दिया है कि लैंड क्यों रिसोर्स है। लैंड हमारे लिए रिसोर्स इसलिए है क्योंकि हर एक चीज तो लैंड पे बनी है यार। हमारे घर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग वन वे और द अदर इज डिपेंडेंट ऑन लैंड। जमीन नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, खेती नहीं होगी, जानवर कहीं नहीं रह पाएंगे, मैं और आप कहीं नहीं रह पाएंगे। ठीक है, रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। तो लैंड इसलिए हो जाता है बहुत बड़ा रिसोर्स। अगर हम इंडिया में बात करें तो बच्चा, इंडिया में हमारे पास नेट सोन लैंड है 46.24%, फॉरेस्ट है 22.78, बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड है 8.1, और एरिया इन नॉन एग्रीकल्चरल यूज यानी कि कंस्ट्रक्शन, दिस दैट ऑल ऑफ अदर स्टाफ इज 5.7, एंड पैस्चर यानी कि जो घास चरते हैं कैटल्स जहां पे, उनके लिए जो पैस्टरलिस्ट ने लैंड रखी है दैट इज 3.3%। अब यूटिलाइजेशन डेफिनेशन के टर्म्स में समझते हैं। फॉरेस्ट, हमें पता है कि फॉरेस्ट क्या होता है बच्चा, जंगल जहां पे बहुत पेड़ पौधे सब जंगल है, वो फॉरेस्ट है। ये वैसे तो 22.47 है, आप यहाँ देख सकते हो, सॉरी 78, 22.78% हमारे टोटल लैंड को ऑक्यूपाई करता है। बट हमारा टारगेट इज टू रीच एटलीस्ट 33%, 1/3 ऑफ अ कंट्री शुड बी फॉरेस्ट इज व्हाट वी आर टारगेटिंग फॉर। ठीक है, अब जो लैंड अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, उसको हम कैसे क्वालिफाई करते हैं। कल्टीवेशन यानी कि जहां पे खेती नहीं हो रही है, जहां पे हार्वेस्ट नहीं हो रहा है, इस लैंड को हम कैसे कैसे बोलते हैं। तो एक होता है बैरन लैंड या फिर वेस्ट लैंड। बेसिकली जो जमीन बर्बाद हो चुकी है, बंजर जमीन जो पड़ी है, वहां कभी खेती हो भी नहीं सकती है, जिसकी फर्टिलिटी हो चुकी है खत्म। ठीक है, जो फर्टाइल बिल्कुल भी नहीं है, ये हो गया आपका बैरन एंड वेस्ट लैंड। ठीक है, फिर आता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, यानी कि वो जमीन जिसपे हम एग्रीकल्चर नहीं करें, जिसपे हम खेती नहीं करें, जहां हम बिल्डिंग बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, कुछ और सेटअप कर रहे हैं, ह्यूमन पर्पसेस या बाकी चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, यूज हो रहा है लेकिन खेती बाड़ी नहीं हो रही है। तो देखो वेस्ट लैंड और इसमें क्या फर्क है। वेस्ट लैंड वो जमीन है जहां पे हम चाह के भी खेती नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फर्टिलिटी नहीं है, कुछ उगेगा नहीं। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज यानी कि हम यूज कर रहे हैं लैंड को, ये लैंड को हम यूज ही नहीं कर रहे, ये बेकार वैसे ही पड़ा हुआ है, बंजर जमीन, खाली जमीन पड़ी है। इस लैंड को हम यूज कर रहे हैं लेकिन ह्यूमन फैक्टर्स के लिए, जो कि एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए नहीं है। उसके बाद तीसरा फैक्टर आता है अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कि फिर से अनकल्टिवेटेड लैंड से। अब इसमें क्या होता है, इसमें बचा होता है परमानेंट पैस्चर लैंड या फिर ग्रेजिंग लैंड। बेसिकली जो कैटल्स के लिए पैस्चरलिस्ट, जो चरवाहे होते हैं, जिन लोगों के पास गाय भैंस बकरियां ये लोग ये सारी होती हैं, ये लोग उनको खाना कहाँ से देंगे, जंगल में पूरे टाइम नहीं ले जा सकते, तो इनके लिए लैंड होता है जहाँ पे ग्रासेस ग्रो कराई जाती हैं ताकि ये लोग जाकर के वहां पे खुद को करा सके फीड, सो दैट दे कैन गो देयर एंड फीड देमसेल्व्स। दीज लैंड्स आर बेसिकली नोन एज ग्रेजिंग लैंड्स। 9th में हमारा ये चैप्टर एक्चुअली हिस्ट्री में पैस्टोरलिस्ट्स ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका था, बट लास्ट ईयर रिमूव कर दिया गया था, तो शायद आपको नहीं पता होगा, बट दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, उसके बाद लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स, यानी कि रैंडम जहां पेड़ वेड़ उग गए हैं, मैंग्रूव्स हैं, ये सारी चीजें हैं, तो इसको भी हम लेते हैं। बट ये लैंड ना आपका फॉरेस्ट के अंदर आता है ना नेट सोन एरिया के अंदर आता है। बच्चा नेट सोन एरिया वो हो गया जहां पे उस एरिया को हम मानते हैं जहां पे हम खेती कर रहे हैं। एक एग्रीकल्चर एरिया में हम कितना, एक एग्रीकल्चरल ईयर में हम कितनी खेती निकाल रहे हैं वहां से, उसको कहते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा कल्चरेबल वेस्ट लैंड। देखो यहाँ पर फैलो लैंड्स में हमें कंफ्यूजन होती है, पहले दोनों को समझते हैं फिर दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझेंगे। कल्चरेबल वेस्ट लैंड वो हो गई जिस जमीन को हमने उसकी फर्टिलिटी गेन करने के लिए
सॉरी, कल्चरेबल वेस्ट लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years। ठीक है, हमने पहले उसको छोड़ा होगा कि वो अपनी फर्टिलिटी गेन कर ले, बट हम उसको वैसे ही छोड़े हुए और 5 साल से ज्यादा हो गए, अब वो वेस्ट लैंड बन गया है, क्योंकि हमें लग रहा है अब वहां कल्टिवेशन नहीं हो सकती। तो ये कल्टिवेबल लैंड था, अब वहां हम नहीं कर रहे, तो ये वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो गया। देखो, गवर्नमेंट के हिसाब से वो हर एक जमीन जहां पे खेती नहीं हो रही है ना, वो वेस्ट लैंड होती है। तो ये जमीन हमने छोड़ी थी फर्टिलिटी गेन करने के लिए, बट 5 साल से ज्यादा से छुटी हुई है, तो ये कल्चरेबल वेस्ट लैंड हो गई। तो फैलो लैंड्स क्या होते हैं बच्चा? करेंट फैलो वो होता है लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 or less than 1 एग्रीकल्चर ईयर। यानी कि अभी के केस में 2020 से 2021 तक जो जमीन हमने छोड़ी है, या उसके बीच में कुछ महीने हुए होंगे, 1 साल, बेसिकली 12 months कंप्लीट नहीं हुए, ये आपके करेंट फैलो लैंड्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक टाइम पीरियड आता है 1 to 5 years का। क्यों? क्योंकि 5 years से ज्यादा वाली लैंड तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, और उससे कम वाली हमारी करेंट फैलो लैंड है, तो उसके बीच वाली लैंड क्या हो गई? यानी कि 1 से 5 साल के बीच में अगर किसी जमीन को आपने छोड़ी है फॉर वॉट एवर रीजन, वो आपकी क्वालिफाई होती है अंडर अदर देन करेंट फैलो लैंड। सो आपकी फैलो लैंड्स की तरह ही ट्रीट की जाती है। ठीक है, यानी कि 3 तरह की जमीन हो गई, एक्चुअली 4। एक वो बंजर जमीन है जिसपे कभी हम कुछ उगा ही नहीं सकते, वो हमारा वेस्ट लैंड, बैरन लैंड हो गया। वो जमीन जिसपे हम उपज कर सकते हैं, पर हमने शायद फर्टिलिटी के लिए उसको छोड़ा था, बट छोड़े हुए 5 साल से ज्यादा हो गए, उसको हम कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोलते हैं। अगर आपको 1 से 5 साल का ड्यूरेशन हुआ है, आप उसको छोड़े हुए हो, तो वो अदर देन फैलो लैंड्स हो जाता है। करेंट फैलो वो फैलो लैंड हो जाता है, और करेंट फैलो वो होता है जिसको भी कुछ महीने या 1 साल से कम समय हुआ होता है छोड़े हुए। ये आपके फैलो लैंड्स हो सकते हैं। हो सकता है उसके बाद हम उसे कल्टिवेट कर ले तो ये नेट सोन एरिया में आ जाता है। नेट सोन एरिया वो हो जाता है विच इज मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस, सॉरी, नेट सोन एरिया इज area sown more than once in agricultural years plus net sown area is known as gross cropped area। यानी कि देखो, 2 तरह की जमीन होती है जिसपे हम करते हैं हार्वेस्ट। ये 2 तरह की जमीन है, इस पे हमने सिर्फ कुछ ऐसा क्रॉप ग्रो किया जो कि एक पूरे एग्रीकल्चरल ईयर को ले लेता है। ठीक है, 1 एग्रीकल्चरल ईयर इज टेकन। इस पे हमने हो सकता है कि 2 क्रॉप्स ग्रो कर लिए, 3 क्रॉप्स ग्रो कर लिए विद इन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। इन दोनों को जब आप मिलाओगे, ये नेट सोन एरिया हो गया और ये ऐसे ही कल्टिवेटेड एरिया है, इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो आपको मिलता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, यानी कि टोटल क्रॉप्ड एरिया कितना है। ठीक है, इसी के साथ बच्चे ये इरोजन की, अगर हम लैंड डिग्रेडेशन की बात करें, लैंड डिग्रेड होने का मतलब क्या है? क्वालिटी ऑफ लैंड जो है वो खराब होती जाती है, क्वालिटी ऑफ लैंड ये रिड्यूस करती जाती है। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ लैंड कीप्स ऑन रिड्यूसिंग। ओके, तो ये कहाँ पे कैसे होता है? तो बच्चे ये माउंटेनियस एरिया में बैरन रॉकी स्टोनी वेस्ट लैंड हो जाता है। इतनी ज्यादा पत्थर होती है कि वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सैलिनेशन या फिर अल्कनाइजेशन हो जाता है, बेसिकली नमकीन हो जाती है जमीन बहुत, तो वहां पे हम कुछ नहीं कर पाते। यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी जमा हो जाता है, तो वो भी पानी जमीन को खराब कर दे। इधर होता है विंड इरोजन, आपको पता होगा सैंड ड्यून्स में बहुत ज्यादा विंड इरोजन होता है, क्योंकि ये जमीन, बालू जो होता है, सैंड होता है, वो बिल्कुल लूज होता है, वो विंड के साथ उड़ता जाता है बिल्कुल, तो यहाँ पे विंड इरोजन होता है। और यहाँ पे होता है वाटर इरोजन, यानी कि पानी के साथ जो है लैंड बह जाता है। इनके बारे में सॉइल इरोजन में हम करेंगे बात। अब मैं आपको समझा दूं कि लैंड की डिग्रेडेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट, मतलब दे प्ले अ रोल। डिफॉरेस्टेशन यानी कि कटिंग ऑफ ट्रीज, आप पेड़ों को काटोगे तो उससे लैंड तो खराब होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि रूट्स लैंड को होल्ड करती हैं, अगर वो होल्ड नहीं करेंगी तो लैंड इरोड हो जाएगा, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑलवेज ऐड मोर फर्टिलिटी एंड ह्यूमस टू द लैंड, तो वो खत्म होगा। ओवर ग्रेजिंग से लैंड पे प्रेशर पड़ता है तो भी प्रॉब्लम होती है। माइनिंग में हम क्या करते हैं, हमने माइन किया, गड्ढा खोदा और उसको वैसे ही छोड़ दिया, तो माइनिंग खराब करती है। क्वेरी एंड माइनिंग आर बेसिकली द सेम थिंग, हमने जमीन खोद खोद के छोड़ दी होती है, तो ये सारी चीजें लैंड को कर देती हैं खराब। ठीक है, अब बात करते हैं सॉइल रिसोर्सेज की। तो ये एक फटाफट देख लो, यहाँ पे हमें फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल मिलता है, एलुवियल सॉइल ये पूरे स्ट्रेच में आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल ये पूरे स्ट्रेच में है। ब्लैक सॉइल आपको यहाँ पे दिखेगा, ये वाला, ये डेकन ट्रैप जो होता है। ठीक है, ये एलुवियल है, ये एलुवियल सॉइल है, ये ब्लैक सॉइल है, कंफ्यूज मत होना, ये डेकन ट्रैप है। ठीक है, उसके बाद हमारा लैटराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल, ये आपका एरिड सॉइल है, बचा हुआ आपका पूरा लैटराइट सॉइल है। ठीक है, इधर 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 लैटराइट सॉइल है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले एलुवियल सॉइल की। बच्चों, ऑल ऑफ दीज सॉइल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन, बट देयर फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमने नहीं डिस्कस किए थे वो हम आज करेंगे। एलुवियल सॉइल बच्चे हमें मिलता है नॉर्दर्न प्लेन्स में और थोड़े थोड़े कोस्टल प्लेन्स में सबसे ज्यादा। ठीक है,
कैसे फॉर्म होता है? तो देखो ये हिमालयाज है, हिमालयाज के नीचे यहाँ पे प्लेन्स है, ठीक है। हिमालय से रिवर्स ऐसे बह कर आती हैं, ठीक है। अब जब ये हिमालय से स्लोप से बहती हैं तो ये अपने साथ बहुत सारा सॉइल पार्टिकल लेकर आती हैं, जो कि ये प्लेन में ला करके कर देती हैं डिपॉजिट, और इसी डिपॉजिट से फॉर्म होता है हमारा एलुवियल सॉइल। तो ये आपका सिल्ट डिपॉजिट है इन द इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र रिवर्स, ठीक है। ये यहाँ पे ये इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र रिवर का जो पूरा सेटअप है हिमालयाज के उधर इंडिया में, अगर आप मैप्स पे जाते हो यहाँ पे ये देखो, ये हिमालयाज यहाँ से, यहाँ हिमालयाज से पूरे, सॉरी यहाँ से ऐसे हिमालय से पूरे, यहाँ से ये रिवर्स बहती हैं ऐसे 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 यहाँ पे, और ये फुट हिल्स पे ला करके यहाँ पे कर देती हैं डिपॉजिट, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, देखो रॉक्स जब फॉर्म हुई थी तो वो सेडिमेंटेशन जो नीचे था वो पूरा आकर के हिमालयाज में जमा हो गया। तो उस हिमालयाज के फॉरेस्ट का जो आपका माउंटेन का सॉइल है इज वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, उसके मिनरल्स बहुत रिच हैं। जब वो वॉश आउट होके आता है तो नेचुरली वो एलुवियल सॉइल के साथ नीचे आकर के हो जाता है डिपॉजिट, इसलिए ये सॉइल बहुत ज़्यादा होती है फर्टाइल, और इसीलिए यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती है, एग्रीकल्चर के लिए इट्स अ परफेक्ट फिट, ठीक है। तो इसका पेरेंट मटेरियल ऑफ दी सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन, यानी कि ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन का मतलब क्या है? तो बच्चे ये रॉक्स, ये जो सॉइल है एलुवियल सॉइल, ये एक्चुअली फॉर्म हिमालयाज पे होता है, बट वो हिमालयाज पे तो रहता नहीं है, मिलता क्या है प्लेन्स में, वहां से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, वहां से भेज दिया जाता है थ्रू रिवर्स और ला करके जमा कर दिया जाता है कहाँ पे, ये प्लेन्स में, इसलिए इनको हम कहते हैं कि दे हैव अ ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन। ये सबसे बड़ा सॉइल ग्रुप है इंडिया में बिकॉज ऑफ द एरिया इट कवर्स अराउंड 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर एंड अबाउट 46% ऑफ टोटल एरिया, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सॉइल इज एलुवियल सॉइल, ठीक है। And in terms of agriculture, बच्चा 40% of production comes from here. They support more than 40% of the India's population by providing the most productive agricultural lands. तो हमारे almost half of the population को खाना कहाँ से मिल रहा है? इनके ऊपर जो फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर होती है, वहां से मिल रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे से हो गया है बट कोई बात नहीं। दिस बेसिकली सेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल। तो बच्चा ये इमैच्योर होते हैं एंड हैव वीक प्रोफाइल्स ड्यू टू देयर रीसेंट ओरिजिन। होता क्या है कि ये माउंटेन्स है, ठीक है, माउंटेन्स पे रिवर्स तो बहे जा रहे हैं, तो जैसे ही यहाँ सॉइल फॉर्म होता है इसको नीचे ले आती है, फिर फॉर्म होता है, फिर ले आते हैं, तो ये हमेशा रिन्यू होते रहता है। इस वजह से इनको आप हमेशा कहोगे कि इनका ओरिजिन, इनकी बनावट नई होती है, हमेशा नए नए बने होते हैं, ठीक है। सैंड और क्ले दोनों ही रहता है, यानी कि बालू जैसा इसमें कॉन्टेंट भी होगा, और क्ले से आपने प्ले किया होगा ना, सॉफ्ट बिल्कुल वैसा मिट्टी, वैसी मिट्टी भी होती है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द सॉइल इज सैंडी एंड क्लेई सॉइल्स आर नॉट अनकॉमन, ठीक है, ये बहुत कॉमन है, ये नॉर्मल फीचर है जो आपको देखने को मिलेगा। पेबली एंड ग्रेवली सॉइल्स आर रेयर। पेबली मीन्स छोटे छोटे पेबल्स, यानी कि कंकड़, ग्रेवल, थिक कोर्स मटेरियल्स, ये यहाँ पे कम मिलेगा, यानी कि क्ले और सैंड आपको बहुत उसका मिक्सचर मिलेगा, लेकिन आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको ग्रेवल, छोटे छोटे पेबल्स, ये कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहाँ पे? कंकड़ जो स्टोन्स होते हैं, दे आर कॉमन बेड्स आर प्रेजेंट इन सम रीजन्स अलोंग द रिवर टेरेसेस, यानी कि जहां पानी आके स्थिर होता है, पानी ऊपर से आके बह करके इट स्टार्ट्स स्लोइंग डाउन, वहां पे ट्रेसेस हमें इसके ज्यादा मिलते हैं। The soil is porous, porous मतलब जिससे पानी पार हो जाए आराम से, the water can get easily filtered and pass through। तो soil इसकी वैसी है कि ये porous होती है, उससे पानी easily pass through हो जाता है because of its loamy, यानी कि equal proportion of sand and clay nature। क्योंकि sand और clay दोनों बराबर है तो बीच बीच में गैप होता है। देखो clay होगा ना तो वो tightly packed होगा, उससे बहुत porous नहीं होता। sand बहुत loosely packed होता है तो बहुत porous होता है, बट क्योंकि यहाँ पे proper division है, proper balance है, तो पानी बराबर बराबर से पास हो जाता है, ठीक है। Porosity and texture provide good drainage and other conditions favorable for agriculture। यानी कि ये जो पोरसिटी है, जो इसमें पोरस नेचर है, उसकी वजह से पानी अटकता नहीं है, वहां पे वो चला जाता है नीचे ग्राउंड टेबल में, तो पानी एब्जॉर्ब भी हो गया और क्लॉग भी नहीं हुआ, तो टेक्सचर इसका इतना बढ़िया हो जाता है कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत फिट हो जाता है। साथ ही साथ कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश होते रहता है, नया सॉइल हमेशा आते रहता है जो इसकी फर्टिलिटी को बरकरार रखता है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर, तो बच्चा इसमें नाइट्रोजन हमें जनरली थोड़ा कम मिलता है, पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड अल्कलाइज एडिक्वेट काफी ज्यादा होता है, एंड द पोर्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड लाइम वेरी विद इन अ वाइड रेंज।
कहीं होते हैं, कहीं नहीं होते, ठीक है। अब ये सॉइल होती है दो तरह की, एक होता है भाबर और एक होता है खादर, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं, पहले बात करते हैं भाबर। ये बच्चा पुराना सॉइल है, ठीक है। द एरिया इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड ओनली बिग ट्रीज एंड लार्ज रूट्स थ्राइव इन दिस बेल्ट। यहाँ पे क्योंकि ये ओल्ड सॉइल होता है, इसमें कंकड़ का मटेरियल ज्यादा होता है, यहाँ पे आपको ज्यादा पेड़ वेड़ दिखेंगे, एग्रीकल्चर के लिए बहुत फिट नहीं होता है। फिर होता है टेराई विच इज इल ड्रेन्ड, यानी कि ड्रेनिंग प्रॉपर नहीं होती। अभी हमने देखा कि पोरस बहुत होता है तो सारा पानी बह जाता होगा, बट ये वो जगह है जहां पे प्रॉपर ड्रेन आउट नहीं हो पाता है, तो ये मार्शी लैंड, कीचड़ सा, कादो सा, दलदली जमीन बन जाती है, और यहाँ पे थिक नैरो ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट हमें मिलता है। तो दिस प्लेस इज वेरी रिच इन नाइट्रोजन बट डिफिशिएंट इन फॉस्फेट, जो कि नॉर्मल बाकी से हमें डिफरेंट देखने को मिल रहा है, राइट। उसी के साथ साथ दिस थिकली फॉरेस्टेड रीजन प्रोवाइड्स शेल्टर टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ बहुत तरह के जानवर मिलते हैं हमें। भांगर इज ओल्डर एलुवियम सॉइल, जैसे मैंने आपको बोला भांगर पुराना सॉइल होता है, ठीक है। Bhangar is old and along with river beds forming terraces higher than flood plains about 30 meters above the flood level plain. तो ये थोड़ा ऊंचाई पे हमें मिलता है। It is more clay composition and is generally dark color, तो ज्यादा डार्क कलर का होगा। क्ले क्योंकि इसमें ज्यादा होता है, सैंड इसमें आपको थोड़ा कम मिलेगा। फ्यू मीटर्स बिलो द टेरेस ऑफ द भांगर आर बेड्स लाइम नोड्यूल्स नोन एज कंकर, तो यहाँ कंकर ज्यादा मिलेगा। बच्चे कंकर जहां भी होगा ना, उसकी फर्टिलिटी कम होती है, इसीलिए दीज सॉइल्स आर लेस फर्टाइल, ठीक है। फिर आता है खादर। The new plains formed due to alluvial deposit along the course of the river. अब देखो मैंने आपको बताया पानी तो पहाड़ों पे हमेशा बहता ही रहता है, तो वो हमेशा सॉइल लेकर के आएगा और डिपॉजिट करेगा, तो देयर वुड ऑलवेज बी अ प्लेस जहां पे हमें नए डिपॉजिशंस दिखेंगे, और ये नए डिपॉजिशंस होते हैं खादर के, न्यूली फॉर्म्ड सॉइल। और क्योंकि ये फ्रेश नए होते हैं तो ये कभी यूज नहीं हुए होते, तो ये बहुत रिच होते हैं इन टर्म्स ऑफ सिल्ट, इन टर्म्स ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, और इसीलिए इट कंप्राइजेस ऑफ सिल्ट, मड, क्ले एंड सैंड, इज वेरी परफेक्ट फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन, राइस, व्हीट, मेज, ऑयल सीड्स, ऑल ऑफ दीज। फिर आता है हमारा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल बच्चा कॉटन के लिए इतना परफेक्ट होता है कि इसका नाम ही रख दिया है ब्लैक कॉटन सॉइल। ये तीसरा लार्जेस्ट ग्रुप है इंडिया में, एलुवियल सॉइल है, ये तीसरे नंबर पे आता है, और ये बनता है रॉक्स ऑफ, बेसिकली आप देखोगे कि यहाँ पे इग्नियस रॉक्स है, ठीक है। इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? इग्नियस रॉक्स वो होते हैं जो लावा, मोल्टन लावा जब सॉलिडिफाई होता है तो उससे फॉर्म होते हैं। तो जब वॉल्केनो इरप्ट होने के बाद, ज्वालामुखी फटने के बाद जब जम जाती है, जब सॉलिडिफाई होती है, कूल डाउन होकर के चेंजेस इनटू रॉक्स विच इज योर इग्नियस रॉक्स, इससे ये बने होते हैं। तो इसीलिए इनका कलर बहुत डार्क होता है, बिकॉज दीज आर एशेज, राइट। ये जब सॉलिडिफाई होती है तो दे आर वेरी डार्क इन कलर। ये आपको मोस्टली डेकन ट्रैप में, डेकन प्लेटो के पास मिलती है, जहां पे आपका सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात, और इसीलिए ये सारी जगह पे आपको कॉटन इंडस्ट्री भी बहुत मिलेगी, क्योंकि कॉटन यहाँ पे मिल्स बहुत होते हैं बिकॉज ऑफ द इजी सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ कॉटन। साथ ही साथ बच्चे यहाँ पे आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटाश, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब कुछ अबंडेंस में मिलता है, एंड इट मेक्स इट वेरी वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ कल्टिवेशन ऑफ टोबैको, सिट्रस फ्रूट्स, कैस्टर, लाइम सीड, इवन शुगर केन। शुगर केन भी आजकल यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रो किया जा रहा है, एंड दे हैव अ वेरी हाई रिटेंशन ऑफ वाटर। पानी को ये बहुत ज्यादा स्टोर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स क्लेई स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा क्लेई होती है, ठीक है। और जब गर्मी होती है ना तो ये बहुत ड्राई भी हो जाता है और अपने आप क्रैक्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ एरेशन भी हो जाता है, अपने आप ऑक्सीजन इन एंड आउट। आप देखते होंगे कि अगर घर में आपके कोई प्लांटेशन करता है, या अगर माली आता है, गार्डनर आता है, तो वो जमीन की खुदाई करता है। The person digs up the land, why? The soil, why? ताकि एरेशन हो सके, सर्कुलेशन ऑफ एयर हो। ये लैंड अपने आप क्रैक्स डेवलप करके कर लेती है। फिर आती है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल बच्चा बेसिकली आपका राजस्थान वगैरह में वेरी वेरी ड्राई सॉइल, ठीक है। ये आपको एरिड और सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, वेस्ट ऑफ अरावलीज, गुजरात, इधर सौराष्ट्र, कच्छ, इन सारे एरियाज में मिलता है। सैंडी होते हैं, बहुत ज्यादा बालू सैंड भरा होता है विथ लो ऑर्गेनिक मैटर। देखो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? जो भी बायोटिक मटेरियल्स होती हैं, यानी कि फ्लोरा एंड फौना जो मर जाती हैं, डेड एंड डिकम्पोज होकर के लैंड में आ जाती हैं, तो वही ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म करती हैं, वही ह्यूमस में चेंज होती है। बट क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन वैसे ही कम है, वाइल्ड लाइफ भी स्कार्स है, यहाँ पे ये ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल आपको सॉइल में देखने को नहीं मिलेगा,
ठीक है, इसकी वाटर रिटेंशन भी कम होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा पोरस होता है, बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड इसके मटेरियल्स होते हैं, तो इजीली पानी पास कर जाएगा। तो पानी ऐसे ज्यादा बारिश भी नहीं होती और जो होती है वो भी रिटेन नहीं हो पाता है। इसीलिए इफ इरिगेटेड द सॉइल गिव्स अ हाई एग्रीकल्चर रिटर्न बट नीड्स टू बी ट्रीटेड वेल। दीज आर सुटेबल फॉर लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जैसे बाजरा, पल्सेस, फॉडर, ठीक है, इन सारी चीजों के लिए बहुत ठीक है जहां पानी ज्यादा नहीं लगता। राइस आप कभी ग्रो नहीं कर सकते, राइस को बहुत पानी लगता है। फिर आता है रेड एंड येलो सॉइल। बच्चा इसका कलर डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में है, ठीक है। अगर ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो येलो कलर का होता है, और अगर यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म है और इसमें बहुत ज्यादा आयरन आपको प्रेजेंट मिलेगा, आयरन डिफ्यूज्ड होगा, तो ये आपको रेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये हमें ज्यादातर ईस्टर्न एंड सर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो में देखने को मिलता है। यानी कि ये अगर आपका इंडिया का सर्दर्न पार्ट है तो ईस्टर्न साइड, ये डेक्कन प्लेटो है, इसके ईस्टर्न साइड पे और सर्दर्न पार्ट पे, इधर वाला पार्ट आपका ब्लैक सॉइल है। बट देखो इग्नियस रॉक से, ये भी इग्नियस रॉक से फॉर्म होते हैं क्योंकि पूरे जगह पे ना वोल्केनो इरप्शंस हुए थे पहले बहुत ज्यादा। Yellow and red soil are found in parts of Orissa, Chhattisgarh, southern parts of Middle Ganga Plain, along with Pedman zone of Western Ghats. They develop a reddish color with the diffusion of iron and metamorphic rocks. ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना। इनको थोड़ा ज्यादा हमें टिलिंग करनी पड़ती है, बट ये यहाँ पे प्रॉपर हो सकता है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। लैटराइट सॉइल बचे होते हैं। लैटराइट बेसिकली वर्ड कम्स फ्रॉम ब्रिक, ब्रिक यानी कि स्टोन। तो ये जब वेट फॉर्म में होते हैं दे आर वेरी सॉफ्ट, द मोमेंट दे ड्राई इट्स वेरी वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, बिल्कुल स्टोन की तरह, ब्रिक की तरह, इसलिए लैटराइट वर्ड वहां से आता है। ये आपको मेनली मिलेंगे इधर राजमहल हिल्स, ईस्टर्न घाट, सतपुरा रेंज, ये सारे एरियाज में जो आपको मेंशन्ड है। एंड दे आर वेरी पोर इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, लाइम एंड पोटैश। द आयरन एंड एल्युमिनियम रिच सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस, रागी, शुगर केन एंड कैश्यू नट्स। बच्चा दोनों ही लैटराइट और रेड सॉइल में एक चीज है, हम उन्हें अगर ढंग से ट्रीट करें तो वो आप देखोगे कि उस पर प्रॉपर फर्टिलाइजेशन की जा सकती है, उसमें फर्टिलिटी ऐड की जा सकती है, उसको क्रॉप्स के लिए यूज किया जा सकता है। हाउएवर लैटराइट सॉइल में ज्यादा है। इस सॉइल में इसको ना हम मोरम भी बहुत जगह बोलते हैं, बहुत ज्यादा पेबली होता है, यहाँ थोड़ा कम होता है, बट लैटराइट सॉइल को ट्रीटमेंट के साथ ज्यादा बेटर तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है, उसमें एग्रीकल्चर पर्पसेस से। फिर आता है हमारा माउंटेन सॉइल। ये कहाँ पे होता है? तो बच्चा जहाँ फॉरेस्ट, जंगल, इन पे बहुत होता है, ठीक है, जहां पे भी पहाड़ होंगे, तो फॉरेस्ट जंगल जहां होगा ये वहां पे होते हैं। दीज सॉइल्स हैव लेस डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल एंड आर मेनली फाउंड इन वैलीज एंड हिल स्लोप्स ऑफ हिमालयाज विथ थिक फॉरेस्ट, ठीक है। सॉइल होता है इमेच्योर एंड डार्क ब्राउन। द सॉइल हैज वेरी लो ह्यूमस एंड इज एसिडिक इन नेचर। और यहाँ पे आपको ऑर्चर्ड्स, फॉडर, लेग्यूम्स आर ग्रोन इन दिस सॉइल। तो यहाँ पे जैसे एप्पल वगैरह की खेती होती है। फिर आता है हमारा टॉपिक सॉइल इरोजन। तो बच्चा सॉइल इरोजन होता क्या है? व्हाट इज सॉइल इरोजन? Denudation involves the process that causes wearing away of Earth's surface by moving water, ice, wind, waves. अब मैम ने बोर कर दिया, अब थोड़ा ढंग से समझाते हैं। देखो, सॉइल हमने फॉर्मेशन ऑलरेडी पढ़ लिया है ब्रिज कोर्स में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज डू गो एंड वॉच द ब्रिज कोर्स, ठीक है। आप देखो ये सॉइल है, ठीक है। सॉइल क्या होता है? टॉप मोस्ट लेयर लैंड का, और ये सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच भी होता है। अब जब हवा चलती है तो जो लूज सॉइल होता है वो उसके साथ ब्लो कर जाता है। पानी बहती है तो वो अपने साथ सॉइल को बहा के ले जा सकती है, जैसे हम एलुवियल में देख रहे थे कि माउंटेन्स पर से रिवर्स जो है सॉइल को बहा के ले जाती है। इन सारे वॉशिंग अप ऑफ द टॉपेस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। ये जो डेन्यूडेशन होती है, वॉशिंग आउट होता है, इसको बिकॉज ऑफ डिफरेंट नेचुरल एजेंट्स एंड फैक्टर्स हम कहते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। Now leading to a reduction of in elevation and in relief of landforms and of landscapes. तो बच्चा क्या होगा कि अगर इतनी थिक सॉइल लेयर है, अगर यहाँ पे इरोजन होगा तो ये इतनी डिप्लीट हो जाएगी, तो अब इतनी ही थिक बचेगी, तो ये एलिवेशन भी कम होता है, टॉप लेयर चला जाता है, वॉश आउट हो जाता है। उसके बाद आपका सबसे मोस्ट न्यूट्रिएंट रिच उसके साथ मटेरियल चला जाता है। तो ये सारी होती है सॉइल इरोजन। या देखो नेचर, आप देखोगे कि सारे नेचुरल एजेंट्स हैं, आइस, विंड है, वाटर है। तो नेचर ऐसा क्यों कर रहा है? नेचर ने बैलेंस बना के रखा था। नेचर ने सोचा था कि इतना एरोड करेंगे, इतना फॉर्म भी कर देंगे सॉइल। हमने ह्यूमन इंटरवेंशन ने कर दिया उस नेचर के बैलेंस को डिस्ट्रॉय, हमने उस बैलेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या हो गई? इस डिस्ट्रक्शन की वजह से, हमारे इंटरवेंशन की वजह से इरोजन ज्यादा, फॉर्मेशन कम हो गया, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। तो इस चीज को कम करने के लिए हमें इंटरवीन करना पड़ेगा, जिसलिए हम पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स। अब मैं आपको बता देती हूँ फॉर्म्स ऑफ
इरोजन। ठीक है, तो बच्चा सबसे पहले गली की बात करते हैं। गली, गली क्या होता है? लेन्स, लेन्स, राइट। आप घर वर के आसपास देखते हो कि इस गली में चले जाओ, क्या होता है? लेन्स होते हैं। तो इसी तरह के लेन्स जो है वो सॉइल में फॉर्म हो जाते हैं। तो पानी जब बहुत ही स्पीड से फ्लो करता है, बहुत धार के साथ जब पानी बहता है, तो वो जमीन को कट कर देता है। आपने देखा होगा जब आप वाटर करते हो अपने प्लांट्स को, अगर आप इफ यू आर यूजिंग लेट्स से होज और इफ यू आर यूजिंग बकेट, अगर आप जोर से पानी ऊपर से डालते हो बहुत प्रेशर से, तो उस जगह होल क्रिएट कर देता है और स्प्लैशेस ऑफ सॉइल इधर उधर स्प्रेड हो जाते हैं और वो शेप में वहां पे सॉइल खाली हो जाता है। इसी तरह से इमेजिन करो उतने ही प्रेशर से वो पानी रन कर रहा है, तो वो क्या करेगा? सॉइल को कट थ्रू कर देगा, इरोड कर देगा शार्पली, एक लेन जैसा फॉर्म कर देगा, एक गली जैसा फॉर्म कर देगा। तो इसको हम कहते हैं गली इरोजन। एक लेन गली फॉर्म हो जाती है विच कट्स थ्रू, कट्स फॉर्म हो जाते हैं इन द सॉइल। यही कट्स जो बहुत ब्रॉड होते हैं, when these gullies are very very broad, इतने ब्रॉड that it makes the soil unfit for cultivation, वो बिल्कुल यूजलेस सा बना दे सॉइल को, उस लैंड को, और बैड लैंड में क्वालिफाई कर दे, उसको हम कहते हैं रिवाइंस। ये आपको चंबल बेसिन जैसे जगह पे देखने को मिलते हैं। फिर एक इरोजन होता है कि ऐसे लैंड है और ये पूरे लैंड पे कवर्ड आपका पानी बह रहा है, वो बिल्कुल ये लैंड है और इस पे शीट की तरह पानी बह रहा है और अपने साथ पूरा 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 लैंड जो है, पहला लेयर उसकी टॉप लेयर को वॉश करता जा रहा है एक शीट की तरह। मतलब ऐसे इमेजिन करो कि नोटबुक है, नोटबुक का पहला शीट हटा दिया तो वैसे ही सॉइल की पहली शीट हट जाती है। इसको हम कहते हैं शीट इरोजन। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ इरोजन्स है। इसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हमने लास्ट सेशन में ऑलरेडी बात की थी कि हम डैम्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वी कैन डू मल्चिंग, शेल्टर बेल्ट्स, इंटरक्रॉपिंग, टेरेस फार्मिंग, काउंटर बैरियर्स, काउंटर प्लॉइंग, ये सारे चीज़ों को यूज करके वी कैन हेल्प एंड रिड्यूस बोथ सॉइल एंड लैंड डिग्रेडेशन। एफॉरेस्टेशन हो सकती है, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, कट लेस नंबर ऑफ ट्रीज, ग्रेजिंग कम करनी होगी, ओवर ग्रेजिंग कम करनी होगी। ये चीज़ें यहाँ नहीं लिखी, मैं लिख दे रही हूँ आपको। एफॉरेस्टेशन, ठीक है, कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग, तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम लैंड को कर सकते हैं कंट्रोल। So with this guys we have actually finished the entire chapter. फटाफट देख लेते हैं अब आपके होमवर्क क्वेश्चंस। Which one of the following method is used to break up the force of wind? Shelter bed, strip cropping, contour plowing or terrace farming? Next question is in which one of the following states is terrace cultivation practiced? Punjab, Haryana, Uttar Pradesh or Uttaranchal? And with this students we have come to the end of the session. Do not forget to go and check out the Vedantu Pro subscription. The link is there in the description box. It's also pinned in the comment section. Definitely use the code ANKPRO because this is what is going to give you extra 10% off. आपको extra off इसी कोड से मिलेगा, तो बिल्कुल भी मत भूलना। ट्रायल पैक हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, 1 मंथ का ट्रायल पैक इफ यू आर नॉट इवन श्योर कि यू वांट टू गो अहेड विद दिस सब्सक्रिप्शन। 1 महीने का ट्रायल पैक लेके देख लो यार, नो प्रॉब्लम, वहां पे भी कोड अप्लाई होगा। सिर्फ 2000 रुपए में आपके पास महीने का सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। ट्राई कर लो। आई वुड लव टू सी यू गाइस इन दोस लाइव सेशंस, इफ नॉट वी विल कीप मीटिंग यू। ठीक है, इसी के साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बच्चे इसी से आपको नोटिफिकेशन आएगी अगले सेशन की, ठीक है, ताकि आप वो सेशन मिस ना कर दो। दूसरी चीज, जवाब आपको सिर्फ लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में देना है। वहीं से हमारे लीडर बोर्ड्स के विनर्स को सिलेक्ट करेंगे। तो आपको लीडर बोर्ड पे आने के लिए सबसे पहले कमेंट सेक्शन में देना होगा जवाब, और आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा ताकि आप लीडर बोर्ड पे आ सको। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा सेशन होता है आज का खत्म। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।